किसे कहते हैं या वेदरिंग क्या है इसको पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मैंने कल दो चीज़ें आपको बताई थी कि आपका जो अपक्षय होता है, वेदरिंग जो होती है वो एक स्थितिक क्रिया होती है जिसमें केवल जो पदार्थ होता है या जो चट्टान होती है वो अपनी जगह पर ही विघटित हो जाती है। और जो अपरदन की क्रिया होती है वो गतिशील होती है, उसमें कोई भी प्रोसेस होता है, चाहे वो प्रोसेस आपका हिमानी है या रनिंग वाटर है या विंड है या अंडरग्राउंड वाटर है या सी वेब्स है, कोई भी हो सकता है। वो उसके माध्यम से जो आपका अवशिष्ट पदार्थ था जो अपनी जगह टूट गया था अपक्षय क्रिया के द्वारा, वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो अपक्षय दैट इज ए स्टैटिक एक्टिविटीज एंड इरोजन इज द डायनामिक एक्टिविटीज। तो ये जो क्रिया होती है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये सारी हमारी एक्सटर्नल फोर्स के अंतर्गत आती है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब ऊपर से जो भी फोर्स लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स आपके सारे के सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडीज़ द्वारा भी अपक्षय की क्रिया होती है, जीव जंतुओं द्वारा भी अपक्षय की क्रिया होती है। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से इसको डिवाइडेशन करें तो इसको हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डिवाइडेशन होता है वो आपका, और ये अपक्षय जो होता है इसमें एक्सटर्नल जो फोर्स होता है उसमें हमारा वेन्यूडेशन होता है, अनाच्छादन की क्रिया होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, अनाच्छादन। और अनाच्छादन में दोनों ही एक्टिविटीज क्रियाशील होती है, अपक्षय प्लस अपर्ण। ठीक है। अनाच्छादन को अगर डिवाइडेशन की बात करें हम, तो इसको हम दो तथ्यों में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका होता है स्टैटिक फोर्स, इसको हम बोलते हैं स्थैतिक शक्ति। और दूसरा होता है आपका मूव बोल सकते हैं, मूव बोल सकते हैं, या हम इसे डायनामिक भी बोल सकते हैं। तो इसमें मोबाइल फोर्सेस हम रख देते हैं। गतिशील शक्ति। और गतिशील शक्ति में इसमें मैंने बताया था कि जो अपक्षय की क्रिया होती है वो आपकी कौन सी होती है, स्थैतिक। ठीक है ना। और गतिशील की क्रिया में आपका आ जाता है, क्या आता है, अपर्ण। ये कई बार बता चुकी हूं मैं, इरोजन और एंड बेड। ठीक है। अब अगर हम अब अपक्षय को डिवाइड करें तो अपक्षय एक्चुअली में तीन पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका हो जाता है फिजिकल, वेदरिंग, दूसरा होता है आपका केमिकल। और थर्ड होता है, मैंने बताया कि हमारी ह्यूमन बॉडीज भी होती है जो किसी को अपच्छेद करने में सहयोग प्रदान करती है। आपने देखा होगा चींटियाँ बहुत बड़े बड़े बिल बना देती हैं,
मिट्टी को अंदर से निकाल के एक साइड कर देती है, तो वो भी क्या है, वो भी अपचय करने में सक्षम होती है। और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, बिल बना करके रहते हैं, वो भी अपचय करते हैं। तो तीसरा इसमें जो प्रोसेस आएगा वो आपका आ जाएगा बायोटिक या बायोलॉजिक। ठीक है। इसके बाद अगर हम फिजिकल को डिवाइड करें तो फिजिकल आपका डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है ना। तो क्लाइमेटिक फैक्टर आपका कौन सा आ जाता है, इंसोलेशन, सूर्यताप। दूसरा आपका क्या आ जाता है, वाटर, रेनफॉल। तीसरा क्या आता है आपका, बताओ, वायु, विंड भी करती है। और चौथा आपका आता है तुषार या पाला। पाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाले के हैं? नहीं, पाले को बोलते हैं कुछ, फॉरेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, FORST, फॉरेस्ट कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं। चलो मैं यहाँ पाले लिख देती हूँ, तुषार। तो पहला आपका हो गया सूर्यताप, दूसरा हो गया वर्षा, हवा और तुषार। ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल बेसिस के, फिजिकल वेदरिंग। अब हमारा आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में एक्चुअली क्या होता है कि जब चट्टानों के रूप और गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो वो हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। इसमें चट्टानें पूरी की पूरी तरह से टूटती फूटती नहीं है, बल्कि चट्टानों के अंदर जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी साल्ट पाए जाते हैं, वो साल्ट किसी भी क्रिया के द्वारा वहाँ से हटकर जल के साथ घुल करके बाहर चले जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस। तो इसमें जो क्रियाएं काम करेगी उसमें नंबर 1 आता है कार्बोनेटीकरण। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद आता है आपका हाइड्रेशन, और चौथा आता है आपका डिस्लिकेशन। ठीक है, ये कार्बोनेटीकरण का एक्चुअली में अभी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल को अगर हम लें तो बायोलॉजिकल के अंदर आपके जितने एस्पेक्ट काम करते हैं, बायोलॉजी में कितने आते हैं, एक तो आपका मन मानव आ जाता है, जीव जंतु, वनस्पति, और जीवाणु, बैक्टीरिया।
हमने इनको डिवाइड करने का मतलब आया, तो डिवाइड के नाम से हमने किसको, बेहतरीन को डिवाइड किया। अनाच्छादन को हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें अनाच्छादन चूंकि दो चीज़ें मिलती हैं, अपक्षय और अपर्दन। तो अपर्दन की जो क्रिया होती है वो आपकी स्थैतिक क्रिया होती, अपक्षय की जो क्रिया होती है वो आपकी स्थैतिक क्रिया होती है, और अपर्दन की आपकी गतिशील क्रिया होती है। तो यहाँ पर मैंने उसको अपक्षय की क्रिया को स्थैतिक क्रिया के अंतर्गत रख दिया और अपर्दन को गतिशील में रख दिया। अब हम यहाँ बात करें अपक्षय की, तो अपक्षय को मैंने तीन पार्टों में डिवाइड किया। पहला आपका यांत्रिक अपक्षय हो गया, और दूसरा हो गया आपका रासायनिक, और तीसरा हो गया आपका जैविक। ठीक। अब सबसे पहले हम फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि जब चट्टानों का विघटन किसी भी रासायनिक तत्वों से ना होकर के भौतिक या नेचुरल तरीके से होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय के अंतर्गत रखते हैं। अब ये भौतिक अपक्षय चार कारणों से हो सकता है। टेम्परेचर से हो सकता है, वर्षा से हो सकता है, तुषार से हो सकता है, और आपका उल्टा आपको बता दिया, हवा से हो सकता है। देखिए, टेम्परेचर का मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि टेम्परेचर से जब अपक्षय होता है तो उसमें उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापांतर होने में, चट्टानों के तापमान में सडन हम अंतर कर देते हैं, तब जाकर के चट्टानों का विघटन होता है। मान लो किसी ग्रेनाइट के टुकड़े को हम 108 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करें, और गर्म करने के बाद तुरंत उस पर हम पानी डाल देते, तो वो ग्रेनाइट का टुकड़ा भी टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कि जितनी तेजी के साथ चट्टानों में कणों में प्रसार हुआ, उतनी तेजी के साथ जब सडन चट्टानों के कणों में संकुचन की क्रिया होती है, तो चट्टानें अपनी जगह पर ही टूट जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है, इतनी तेजी के साथ टूटती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, कि ऐसा लगता है जैसे बंदूक की गोली किसी ने चला दी। और ये जो क्रिया होती है वो विशेषकर आपके उष्णाद्र क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, या आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्यों होती है? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका पूरा का पूरा सैंड होता है, और सैंड की ये क्वालिटी होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। दिन के समय टेम्परेचर अधिक रहता है, तो दिन के समय काफ़ी तेज़ी के साथ वो गर्म हो जाता है, और जैसे ही रात में तापमान डाउन होता है, तो वो चट्टानों के कण इतनी तेज़ी के साथ संकुचित होने लगते हैं कि वो चट्टानें इतनी तेज़ी के साथ टूटती हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने बंदूक की गोली दाग दी। आप शीशे को ही देख लीजिए, गर्म शीशे पर हम पानी की छींटे देंगे तो कहाँ बहुत जल्दी फूटता है, क्योंकि वही क्रिया हुई कि जब कोई चीज़ गर्म है तो उसका आयतन का प्रसार, और जब वो उस पर हमने ठंडा पानी डाल दिया तो वो धीरे से तेज़ी के साथ उसके कणों का संकुचन की क्रिया हो गई। परिणाम क्या हो गया? बाद ये क्रिया होने से चट्टानें अपनी जगह पर टूट जाती। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, जिनके माध्यम में आपका सूर्य ताप काम करता है, वर्षा करता है, हवा करती है और तुषार करती है, इन क्रियाओं के माध्यम से जब अपक्षय का अपक्षय होता है तो उसको हम यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत रखते हैं। केमिकल में कोई भी आपका बायोलॉजिकल, आपका जैविक, भौतिक, देखो भौतिक एलिमेंट सब जगह काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया होती है। सपोज करो कि अगर हम आपने देखा होगा कि लोहा, आयरन के पीस अगर बाहर पड़े होते हैं और पानी उन पर पड़ जाता है तो उनमें जंग लग जाता है। अगर वो अंदर पड़े हैं तो जंग। उसका कारण ये है कि जब जल का संपर्क
कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है तो वो बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बन जाता है, और सॉल्यूशन बन जाने के कारण वह लोहांश को, उसके अंदर लोहे के जो अंश होते हैं उनको एकदम घुला देता है, और उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। आपने देखा होगा कि कूलर जब हम चलाते हैं तो कूलर में लोहे की पत्तियाँ पपड़ी पपड़ी करके सारी की सारी उखड़ जाती है। तो दैट इज ए क्रिया आपकी कार्बोनेटीकरण की हो गई। ठीक इसी तरह से ऑक्सीडेशन की भी क्रिया होती है। इसमें ऑक्सीजन गैस का संपर्क सब जल के साथ या किस के साथ होता है तो वो अच्छा एक घुलक बन जाता है, और चट्टानों के अंदर जो भी घुलनशील तत्व होते हैं उनको घुला करके अपने साथ अलग कर देता है। तो इस तरीके जब रासायनिक प्रोसेस के द्वारा, किसी घुलाव क्रिया के द्वारा या किसी सॉल्यूशन की क्रिया के द्वारा चट्टानें जब अपनी जगह से टूटती हैं, विघटित हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग कहते हैं। इसमें केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैविक जो जीव जंतुओं द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा होता है, वनस्पति, आपने देखा होगा कि वनस्पति भी एक बहुत अच्छा अपक्षय करने वाला कारक होता है। जहाँ पर वनस्पति है तो वो वनस्पति एक तरह, तो अगर देखा जाए तो वनस्पति अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को संगठित किए रखती है, लेकिन एक तरफ वो मिट्टी के द्वारा अपनी चट्टानों में दरारें डालती है। आपने देखा होगा जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो बड़ी से बड़ी दीवार भी, बबूल का पेड़ अगर कहीं लगा हो किसी दीवार में, तो वो दीवार को चटका देता है, ठीक है ना। तो ये जो वनस्पति है वो बहुत बड़ा एक एजेंट है अपक्षय को करने। दूसरा माना ह्यूमन बॉडीज भी बहुत बड़ा एजेंट है, क्योंकि ह्यूमन बॉडीज क्या करती है कि हमारे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत सारे खनिज पदार्थों को बाहर निकालते हैं। खनन उद्योग के माध्यम से जब खनिज बाहर निकालते तो हमारी जो अंदर से जो भूमि होती है वो अंदर से खोखली होती चली जाती है, और खोखली हो जाती है, और किसी कारण से जब उस पर किसी एक्सोजेनेटिक फोर्स ने काम करता है तो वो वहीं की वहीं ध्वस्त हो जाती है। तो ये सब आपका ह्यूमन बॉडीज भी इसमें अपक्षय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जीव जंतु तो निभाते ही हैं। मैंने कहा कि जो ऐसे जीव जंतु जो क्या कहते हैं, घर बना करके रहते हैं, बिल खोद करके रहते हैं, वो भी अंदर से ज़मीन को खोखला करते रहते हैं, और लास्ट तक अगर तेज़ बारिश हो जाए तो वो तेज़ बारिश के माध्यम से पूरी की पूरी मिट्टी ऊपर की ढह जाती है, और अब वो ज़मीन अपक्षयित हो जाती है। तीसरा होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपने देखा होगा कि हम अपने पेड़ों में जब खाद देते तो पत्ती को डाल देते, सूखी पत्ती, और बहुत दिनों बाद अगर आप देखोगे तो उसमें छोटे छोटे पत्ती सड़ जाती है, छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। वो कीड़े क्या होते हैं, अंदर ही अंदर हमारी मिट्टी को खोखला करते हैं। केचुआ क्यों डालते हैं हम खाद के रूप में, वर्मी कंपोस्ट क्यों डालते हैं, क्योंकि केचुआ मिट्टी को खा करके उसको अंदर ही अंदर फूला करता है। और केचुआ एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर है जो अपरदन करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। दीमक क्या है, पेड़ों को खोखला कर देती है अंदर में। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे वो सभी फैक्टर्स काम करते हैं जिनका संबंध सजीव चीज़ों से होता है, निर्जीव से नहीं, सजीव चीज़ों से होता है, उनको हम बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, अगर बायोलॉजिकल में हमने रखा मानव को, जीव जंतु को, वनस्पति को, जीवाणु को, यहाँ पर हमने कार्बोनेटीकरण बढ़ा दिया, ऑक्सीडेशन। अब हमारा आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में वैसे उसको थोड़ा सा वैसे करके पढ़ाऊँगी। हाइड्रेशन में भी वही हाइड्रोजन गैस का सीधा सीधा कांटेक्ट होता है। डिस्लिकेशन का मतलब होता है जलयोजन। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चट्टानें ऐसी होती हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे मैंने कल आपको लाइम स्टोन का एक एग्जाम्पल दिया था कि लाइम स्टोन के ऊपर हम जब पानी डालते हैं तो वो पानी को अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके उसका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, और धीरे धीरे चट्टान, वो लाइम स्टोन अपनी जगह पर ही क्या हो जाती है, बारीक बारीक बिखर जाती है। इसी तरह से आप मुल्तानी मिट्टी को ले लो।
मुल्तानी मिट्टी को भी आप जब पानी में डालेंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब जब करेगी तो उसका आयतन प्रसार हो जाएगा, और आयतन प्रसार होने से वो मई की मई चूर्ण के रूप में विघटित हो जाएगी। तो ये जो क्रिया होती है हमारी डिस्लीकेशन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रेशन डिस्लीकेशन में एक तो पृथक्कीकरण भी होता है, सिलिका पृथक्कीकरण होता है। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें सिलिका का अंश पाया जाता है, जब उन पर जल पड़ता है तो सिलिका उससे अलग हो जाती है। सिलिका मीन्स चीका, वो अलग हो जाती है और अलग होकर के चट्टानों को अपने स्थान से विघटित करने में सक्षम हो जाती है। तो अपरदन का कोई भी टाइप्स नहीं होता, अपरदन सिर्फ अपरदन होता है। अपरदन के सिर्फ प्रोसेस होते हैं, प्रक्रम होते हैं, एजेंट होते हैं। वो एजेंट आपका रनिंग वाटर हो सकता है, आपका ग्लेशियर हो सकता है, वो आपकी विंड हो सकती है, वो आपका अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, और वो आपकी सी वेव्स हो सकती है। अगर टाइप के हिसाब से देखें तो हमारा केवल अपक्षय ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपक्षय के अंतर्गत। अच्छा, एक बात और बताऊं, चट्टानों का जब विघटन होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनका चट्टानों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पे डिपेंड करता है। मतलब ये मान लो ये कोई आपका एजेंट काम कर रहा है या आपका कोई फैक्टर काम कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारी चट्टानों की सबसे पहले जो आती है, चट्टानों का रॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, प्रकृति क्या है। तो अगर कोई चट्टानें आपकी इस तरीके से बनी, क्षैतिज अवस्था में अगर कोई चट्टानें है और उसमें ये आपकी यहाँ पर आपकी हार्ड रॉक्स है, ये आपकी सॉफ्ट रॉक्स आ जाती है, ये फिर वापस हार्ड रॉक्स आ जाती है, तो इस जगह जो चट्टानों का अपरदन की क्रिया होगी, वो अपक्षय की क्रिया होगी, वो इतनी शीघ्रता से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर उसको कोई भी एजेंट, मान लो सपोज करो आपका सूर्य ताप काम कर रहा है, तो सबसे पहले उसको इस हार्ड रॉक्स की एक लंबी परत को काटना पड़ेगी, तब जाकर के वो अंदर काम कर पाएगी। लेकिन अगर इसकी जगह चट्टानें आपकी इस तरीके से, और यहाँ पर आपकी सपोज करो कोई हार्ड रॉक्स है, और यहाँ आपकी सॉफ्ट रॉक्स आ गई, यहाँ पर फिर हार्ड आ गई, यहाँ पे सॉफ्ट आ गई, तो ऐसी स्थिति में अपक्षय बहुत जल्दी से क्यों होगा? क्योंकि हार्ड रॉक्स को अगर वो तेजी से नहीं काट पाएगी तो यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स को वो अंदर तक अपक्षेद करेगी, और जब अंदर तक अपक्षेद करेगी तो जल आपका इन चट्टानों में भी पहुँचेगा, और इन चट्टानों में पहुँचने के कारण वो शीघ्रता से सभी चट्टानों का कटाव करेगा, जबकि इसमें उसको पहली लेयर को काटना पड़ेगा, और पहली लेयर को काटने के लिए उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चट्टानों की प्रकृति भी डिपेंड करती है कि अपक्षय आपका शीघ्रता से हो रहा है या देरी से हो रहा है, तो इसमें चट्टानों की प्रकृति बहुत काम करती है। अगर चट्टानें आपकी हार्ड रॉक्स के अंतर्गत है, जैसे आपकी ग्रेनाइट है या आपका बेसाल्ट है, तो ये चट्टानें बहुत देरी में कटाव होगा इन चट्टानों का। अगर इसके विपरीत कोई लाइमस्टोन है या सैंडस्टोन है या आपकी क्वार्ट्जाइट है या सॉफ्ट रॉक्स अगर आ जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाती है, तो बहुत जल्दी से चट्टानों का कटाव हो जाएगा। ठीक है ना?